बच्चों, आज मैं आपसे कक्षा 12 व्यवसाय अध्ययन के अध्याय 2 प्रबंध के सिद्धांत के अंतर्गत हेनरी फेयोल के प्रबंध के सिद्धांतों पर चर्चा करूंगा। गत वीडियो में हमने कुछ सिद्धांतों पर बात की थी। आज इस वीडियो में हम बाकी बचे हुए सिद्धांतों पर चर्चा कर रहे हैं। आइए प्रारंभ करते हैं। सोपान श्रृंखला। देखिए बच्चों, इसके बारे में आप अच्छी तरह जानते हैं कि एक जो संगठन होता है उसमें कई कर्मचारी कार्य करते हैं, कुछ अधिकारी होते हैं और कुछ अधीनस्थ होते हैं। देखिए, एक कर्मचारी है जिसने एक कंपनी में कार्य करना प्रारंभ किया, उसका कोई ना कोई सुपरवाइजर होता है जो उसके कार्यों पर निगरानी रखता है। उस सुपरवाइजर का भी कोई ना कोई एक बॉस होगा, उसका भी कोई ना कोई एक बॉस होगा और अंत में उच्च प्रबंधक तक यह प्रक्रिया जारी रहती है। देखिए, कोई इनमें से विभागाध्यक्ष होगा, कोई ब्रांच मैनेजर होगा और कोई सबसे बड़ा प्रबंधक होगा। तो इस प्रकार ये क्रम हर संगठन में होता है। आप अपने विद्यालय में देख लीजिए, आप क्लास के विद्यार्थी हैं तो आपका एक मॉनिटर होगा जिसे आप अपनी समस्याएं बताएंगे। मॉनिटर अपने क्लास टीचर को बताएगा, क्लास टीचर यह समस्या इंचार्ज को बताएगा और इंचार्ज के बाद में यह समस्या किसके पास जाएगी? प्रिंसिपल तक पहुंचती है। बहुत कम स्थितियों में ही आप सीधे रूप में प्रिंसिपल तक पहुंचते हैं। देखिए, ये विद्यालय में जो सोपान श्रृंखला चली है, इसी क्रम में आपको आदेश भी प्राप्त हो रहे हैं। प्रिंसिपल यदि कोई आदेश देता है तो वह पहले इंचार्ज को प्रदान करता है, इंचार्ज आपके क्लास टीचर्स को प्रदान करते हैं और क्लास टीचर्स आपके मॉनिटर को बुला के वो आदेश देते हैं। मॉनिटर से वो आदेश आप तक प्रसारित होते हैं। तो देखिए, ये क्रम हमारे विद्यालयों में भी है और ये क्रम एक व्यावसायिक संगठन में भी चलता है और इसे ही सोपान श्रृंखला नाम दिया गया है। आइए देख लेते हैं। किसी भी संगठन में उच्च अधिकारी एवं अधीनस्थ कर्मचारी होते हैं। कोई ना कोई उच्च अधिकारी होगा और उसका एक अधीनस्थ या कई अधीनस्थ होंगे। उच्चतम पद से निम्नतम पद तक की औपचारिक अधिकार रेखा को सोपान श्रृंखला कहते हैं। और जो ये उच्चतम पद है, यहाँ से निम्नतम पद के लिए जो ये औपचारिक अधिकार रेखा है, इसे ही सोपान श्रृंखला कहा जाता है। फेयोल के शब्दों में संगठनों में अधिकार एवं संप्रेषण की श्रृंखला होनी चाहिए। हेनरी फेयोल क्या कहते हैं कि संगठनों में अधिकार और संप्रेषण की एक श्रृंखला होनी चाहिए जो ऊपर से नीचे तक हो तथा उसी के अनुसार प्रबंधक एवं अधीनस्थ होने चाहिए और उसी के अनुसार प्रबंधक भी होने चाहिए और अधीनस्थ भी होने चाहिए। इस श्रृंखला का उपयोग करने से संगठन में आदेश की एकता आती है। जो ये सोपान श्रृंखला है, इसका उपयोग करने से एक संगठन में आदेशों की एकता की भावना आती है, आदेशों की एकता बनी रहती है तथा दोहरे आदेशों के भ्रम से छुटकारा मिलता है तथा एक अधीनस्थ को दो अधिकारियों से अलग अलग जो आदेश मिलने की स्थिति होती है और उससे उत्पन्न भ्रम की स्थिति होती है, उससे छुटकारा भी प्राप्त होता है। इस श्रृंखला का औपचारिक संप्रेषण में उल्लंघन नहीं करना चाहिए, परंतु आवश्यकता पड़ने पर समान स्तर पर कार्यरत कर्मचारी समतल पट्टी के द्वारा संपर्क कर सकते हैं। देखिए, औपचारिक संप्रेषण में इस श्रृंखला का उल्लंघन नहीं करना चाहिए। ए द्वारा जो आदेश दिया जा रहा है उसके नीचे दो श्रृंखलाएं हैं, वह बी को भी देगा, वह एल को भी दे रहा है। बी से वह आदेश सी पर जाएगा, सी से डी के पास, डी से ई के पास और ई से अंत में एफ तक वह आदेश पहुंचता है। देखिए, यहाँ पर आदेशों का दोहरापन बिल्कुल भी नहीं हो रहा है। एक आदेश जो ए से प्रारंभ हुआ वो एफ तक जा रहा है और इसके बीच में कई वह अधिकारियों से होता हुआ पहुंचा है। इसी प्रकार एल से वह आदेश एम तक, एम के द्वारा वह आदेश एन को, एन से ओ को और ओ से पी तक वह आदेश पहुंचता है। लेकिन कई बार ऐसी स्थितियां होती है कि ई को ओ से संपर्क करना बहुत जरूरी हो जाता है। ऐसी स्थिति में यदि वह इस औपचारिक संप्रेषण प्रणाली का पालन करेगा तो इसमें काफ़ी अधिक समय लगेगा। सबसे पहले वह डी को, डी से सी, सी से बी, बी से ए और फिर ए, एल, एम, एन, इस प्रकार से होते हुए वह सूचना कहाँ तक पहुँचेगी? ओ तक पहुँचेगी, जिसमें बहुत अधिक समय लग जाएगा। ऐसी स्थिति में समान स्तर के कर्मचारी से समतल पट्टी के माध्यम से
वह संपर्क कर सकता है, लेकिन इसकी जानकारी उसे अपने उच्च अधिकारियों को देनी होती है। केवल आकस्मिक परिस्थितियों में ही एक श्रमिक मुख्य कार्यकारी अधिकारी से संपर्क कर सकता है, और बहुत ही आकस्मिक परिस्थितियों में जो निचले स्तर पर जो श्रमिक है वह अपने मुख्य कार्यकारी अधिकारी से क्या कर सकता है, संपर्क कर सकता है। बहुत आकस्मिक स्थितियों में ही वह सीधा संपर्क कर सकता है, लेकिन इसकी भी उसे जानकारी अपने उच्च अधिकारियों को देनी होती है। उनके जानकारी में लाकर ही वह सीधे मुख्य कार्यकारी अधिकारी के संपर्क में जा सकता है। आगे देखते हैं बच्चों, अगला है व्यवस्था का सिद्धांत। देखिए व्यवस्था का सिद्धांत क्या कहता है कि जो भी फर्म है, जो भी संगठन है, उसमें व्यक्ति और वस्तु उचित स्थान पर होनी चाहिए। हम विद्यालय का ही उदाहरण ले लेते हैं। आपके कक्षा अध्यापिका है, अब आपको किसी कार्य के लिए कक्षा अध्यापिका से बहुत जरूरी बात करनी है। आप जहां पर वो उनका निर्धारित स्थान है वहां पर जाकर आप उनसे मिल सकते हैं, लेकिन यदि वो अपने निर्धारित स्थान पर नहीं हैं, उनका कोई निर्धारित स्थान नहीं है, आज वो कमरा नंबर 4 में बैठे हुए हैं, कल वो कमरा नंबर 6 में बैठेंगे, अगले दिन वो कमरा नंबर 25 में बैठेंगे या कमरा नंबर 28 में बैठेंगे, उनका कोई नियत स्थान नहीं है, तो क्या होगा, आप उन्हें इधर उधर ढूंढते रहेंगे, समय पर उनसे संपर्क स्थापित नहीं कर पाएंगे। लेकिन यदि उनका एक निर्धारित स्थान है तो आप सीधे जाकर उनसे कमरा नंबर 4 में मिल सकते हैं। तो यानी इससे काय की बचत हुई, समय की बचत हुई, और काम भी आपका आसानी से हो गया है। यही एक संगठन में होता है। यदि एक व्यक्ति अपने नियत स्थान पर है, जो अकाउंटेंट है उसके लिए एक नियत स्थान है, उत्पादन शाखा का जो प्रबंधक है या उसका जो विभागाध्यक्ष है उसके लिए एक नियत स्थान है, तो आसानी से श्रमिक उसे वहां से ढूंढ सकता है। यानी कोई नया श्रमिक अगर संगठन में आया है तो उसको अपने अधिकारी को ढूंढने के लिए इधर उधर आने जाने की जरूरत नहीं है, वो एक निर्धारित स्थान पर जाकर उन्हें ढूंढ सकता है। यही सामग्री के लिए होता है। वस्तु रखने का एक निर्धारित स्थान होना चाहिए ताकि जो भी नया श्रमिक है, जो भी श्रमिक हैं, उन्हें वे सामग्रियां आसानी से मिल जाए। एक सामान यहां पड़ा हुआ है और अगले दिन वो सामान यहां पड़ा हुआ है, तो क्या होगा, श्रमिक उसे ढूंढने में ही अपना सारा समय लगा देंगे और इससे संगठन का उपयोगी समय ही खत्म होता है, खर्च होता है। फेयोल के अनुसार अधिकतम कार्य कुशलता के लिए लोग एवं सामान उचित समय पर उचित स्थान पर होने चाहिए। लोग और सामान उचित समय पर उचित स्थान पर होने चाहिए। व्यवस्था का सिद्धांत कहता है कि प्रत्येक चीज प्रत्येक व्यक्ति के लिए एक स्थान तथा प्रत्येक चीज प्रत्येक व्यक्ति अपने स्थान पर होनी चाहिए। जो ये सिद्धांत है वो क्या कहता है, प्रत्येक चीज अपने निर्धारित स्थान पर ही होनी चाहिए। कच्चा माल इस स्थान पर रखा हुआ है तो वह वहीं पर मिलना चाहिए। इसी प्रकार प्रत्येक व्यक्ति उसके नियत स्थान पर ही मिलना चाहिए। आपने देखा होगा अलग अलग संस्थाओं में, अलग अलग संगठनों में जो भी विभाग होते हैं उनके लिए एक निर्धारित स्थान होता है। अकाउंटेंट इस स्थान पर बैठेगा, मैनेजर इस स्थान पर बैठेगा। आप बैंक में जाएंगे तो वहां पर आपको कैशियर के लिए एक निर्धारित स्थान मिलेगा। ये नहीं है कि वो कैशियर आज यहां बैठा है, कल उस टेबल पर बैठेगा, तीसरे दिन अन्य टेबल पर बैठकर कार्य करेगा। ऐसा नहीं होता है। इस सिद्धांत के अनुसार व्यक्ति के लिए और वस्तु के लिए निर्धारित स्थान होना चाहिए। इससे क्रियाओं में कोई व्यवधान नहीं पैदा होगा। इससे क्रियाओं में किसी भी प्रकार का कोई व्यवधान पैदा नहीं होगा। इससे उत्पादकता एवं क्षमता में वृद्धि होगी। उन्हें अनावश्यक इधर उधर ढूंढने की आवश्यकता नहीं है, वो निर्धारित स्थान पर ही उपलब्ध होंगे। जब निर्धारित स्थान पर व्यक्ति भी मिल रहा है और वस्तु भी उपलब्ध हो रही है तो देखिए इससे समय भी बचता है संगठन का और उत्पादकता में भी वृद्धि होगी। आगे देखते हैं बच्चों, समता का सिद्धांत। देखिए समता का सिद्धांत ये कहता है कि संगठन के अंदर किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं होना चाहिए। चाहे वह व्यक्ति उच्च प्रबंधकीय स्तर पे हो, चाहे वह व्यक्ति निम्न प्रबंधकीय स्तर पे हो, उनके साथ भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए।
रंग, रूप, धर्म, जाति, लिंग के आधार पर उन्हें समानता से देखना चाहिए। फेयोल के शब्दों में सभी कर्मचारियों के प्रति निष्पक्षता को सुनिश्चित करने के लिए सद्बुद्धि एवं अनुभव की आवश्यकता होती है। इन कर्मचारियों के साथ जितना संभव हो सके निष्पक्ष व्यवहार करना चाहिए। देखिए इनके साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, निष्पक्ष व्यवहार करना चाहिए। ये नहीं है कि ये इस धर्म का व्यक्ति है तो हम इसके साथ ऐसा व्यवहार करें, यह इस भाषा को बोलने वाला व्यक्ति है तो हमारे संगठन में यह शामिल नहीं हो सकता, ऐसा कदापि नहीं होना चाहिए। अगर आपने ध्यान दिया हो तो जो गूगल कंपनी है, इस कंपनी के मुख्य जो पद पर भारतीय सुंदर पिचई पहुंचे हुए हैं। ये इस कंपनी के क्या हैं, सीईओ हैं। आज के दिनांक में गूगल कंपनी के जो सीईओ हैं वो कौन हैं, सुंदर पिचई हैं और ये भारतीय मूल के अमेरिकी हैं। देखिए भारतीय मूल के होते हुए भी एक अमेरिकन कंपनी के उच्च प्रबंधन में ये शामिल हैं। इसी प्रकार कई कंपनियां ऐसी हैं जिनमें लैंगिक भेदभाव किए बिना महिलाओं को उच्च प्रबंधक स्तर पर शामिल किया गया है। आगे देखते हैं। प्रबंधकों के श्रमिकों के प्रति व्यवहार में यह सिद्धांत दयाभाव एवं न्याय पर जोर देता है। प्रबंधक की निगाहों में प्रत्येक व्यक्ति बराबर है। प्रबंधक के लिए सभी व्यक्ति बराबर होने चाहिए और उनके प्रति दयाभाव और न्याय की भावना से कार्य करना चाहिए। किसी भी व्यक्ति के साथ लिंग, धर्म, भाषा, जाति, विश्वास अथवा राष्ट्रीयता आदि के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। न तो भाषा के आधार पर भेदभाव हो, न राष्ट्रीयता के आधार पर भेदभाव हो, न धर्म, जाति, लिंग के आधार पर उनसे भेदभाव करना चाहिए, जिससे कर्मचारियों में संगठन के प्रति निष्ठा उत्पन्न होती है। देखिए यदि उनमें भेदभाव नहीं किया जाएगा तो वो कर्मचारी संगठन के प्रति कर्तव्यनिष्ठ होकर कार्य करेंगे, संगठन के प्रति समर्पित भाव से कार्य करेंगे, संगठन के उद्देश्यों को पूरा करने में योगदान प्रदान करेंगे। आगे देखते हैं बच्चों। कर्मचारियों की उपयुक्तता, कार्यकाल की स्थिरता। देखिए कर्मचारियों की उपयुक्तता और कार्यकाल की स्थिरता से तात्पर्य है किसी कर्मचारी को जब संगठन में भर्ती किया जाता है तो उसे अपनी कुशलता प्रदर्शित करने के लिए उचित समय दिया जाना चाहिए। ये नहीं कि उसे हमने सिर्फ 2 दिन का समय दिया कि भाई अपनी कुशलता प्रस्तुत करो, प्रकट करो, तो 2 दिन में वह कुछ भी नहीं कर सकता। कम से कम उसे 1 वर्ष का समय प्रदान किया जाना चाहिए था। और संगठन में ऐसा भी नहीं करना चाहिए कि आज उसे एक कार्य दिया गया, ये कार्य उसे आज दिया गया, 5 दिन बाद उसका कार्य बदलकर उसे दूसरा कार्य दे दिया गया। आज पहला कार्य दिया, दूसरा कार्य दे दिया गया, 10वें दिन उसे तीसरा कार्य दे दिया गया। ऐसा भी नहीं करना चाहिए। साथ ही उसके साथ ये भी नहीं करना चाहिए आज वह इस विभाग में है, दूसरे दिन दूसरे विभाग में, तीसरे दिन तीसरे विभाग में उसे हम भेज दें। ऐसा करने से भी व्यक्ति की कुशलता प्रभावित होती है, वह अपने कार्य के प्रति समर्पित नहीं हो पाता है। फेयोल के अनुसार संगठन की कार्य कुशलता को बनाए रखने के लिए कर्मचारियों की आवर्त को न्यूनतम किया जा सकता है। संगठन की कार्यकुशलता यदि बनाए रखनी है तो कर्मचारियों की आवर्त को कम करना चाहिए। चयन होने के पश्चात कर्मचारियों को न्यूनतम निर्धारित अवधि के लिए पद पर बनाए रखना चाहिए। कर्मचारी को यह पता होना चाहिए कि मैं इतने समय के लिए इस संगठन में हूं और इतना समय मुझे अपनी कार्यकुशलता प्रकट करने के लिए मिला हुआ है। वह उस समय का उपयोग करके अपने बारे में, अपने काम के बारे में प्रबंधकों तक सूचना पहुंचा सकता है कि मेरे द्वारा इस प्रकार कार्य किया जाता है, मैं इस प्रकार से अच्छा कार्य कर रहा हूं। उनका कार्यकाल स्थिर होना चाहिए। देखिए कर्मचारियों का कार्यकाल जो है वह स्थिर होना चाहिए। ये नहीं कि आज उसको भर्ती किया, 5वें दिन ही उसको निकाल दिया गया। उन्हें परिणाम दिखाने के लिए उपयुक्त समय दिया जाना चाहिए और परिणाम दिखाने के लिए उन्हें पर्याप्त समय उपलब्ध होना चाहिए।
कर्मचारियों के अधिक बदलाव से कर्मचारी अपने और अपने कार्यों के बीच उचित सामंजस्य पैदा नहीं कर पाते। देखिए, यदि उनमें बदलाव होता रहेगा, उनका आपने विभाग बदल दिया, आज इस विभाग में कल उस विभाग में, तो वो अपने कार्य के बीच में सामंजस्य स्थापित नहीं कर पाएंगे। आज आपने उसे उत्पादन विभाग में भेजा है कर्मचारी को, और 10वें दिन आपने उसे क्रय विभाग में भेज दिया, फिर उसका तबादला करके आपने उसे विक्रय विभाग में भेज दिया, कुछ दिनों बाद आपने फिर उसे लेखा विभाग में भेज दिया। ये इस प्रकार से आप उसका जब स्थान बदलते रहेंगे तो वह अपने कार्य के लिए क्या होगा, समर्पित नहीं हो पाएगा, उससे सामंजस्य स्थापित नहीं कर पाएगा। उसका कार्य आप लगातार बदल रहे हैं तो इससे वह प्रभावित होगा, उसकी कार्य कुशलता भी प्रभावित होगी, जिससे उनकी कार्य कुशलता पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। अतः कर्मचारी के कार्यकाल की स्थिरता व्यवसाय के लिए श्रेष्ठकर है। यदि वह लंबे समय तक एक ही प्रकार का कार्य करेगा तो यह उसके संगठन के लिए भी अच्छा होगा और उसके लिए भी अच्छा होगा, वह उस कार्य में विशेषज्ञता प्राप्त कर लेगा। पहल क्षमता, देखिए इसे प्रेरणा का सिद्धांत भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, प्रेरणा का सिद्धांत भी कहते हैं। यदि कर्मचारी खुद आगे से पहल करके कोई नई चीज जो संगठन के लिए लाभदायक है बताता है तो उसे ऐसा करने के लिए प्रेरित करना चाहिए। यदि कोई ऐसा काम करता है जिससे लागत कम हो रही हो तो संगठन को चाहिए, प्रबंधकों को चाहिए कि वह उसे अधिक प्रेरित करे, उसे समय समय पर पुरस्कृत करते रहें। इसके लिए हम एक उदाहरण पर बात करते हैं बच्चों। एक कंपनी थी, उसके अंदर उत्पादन इकाई के अंदर एक समस्या आ रही थी। वो जो उत्पादन कर रहे थे उसको डब्बों में पैक किया जाता था और कई बार ऐसा होता था कि खाली डब्बे चले जाते थे। इस पर प्रबंधकों ने एक स्कैनर लगाने के बारे में सोचा। स्कैनर लगाने के बारे में सोचा कि डब्बों को स्कैन किया जाएगा। इस स्कैन को करने के लिए जो स्कैनर आ रहा था वह आ रहा था 5 लाख रुपए का। ये इस बेल्ट थी जिस पर डब्बे जाया करते थे आगे भरकर। अब इस पर स्कैनर लगाने का खर्चा कितना आ रहा था, 5 लाख रुपए आ रहा था। एक कर्मचारी ने अपनी सूझबूझ का परिचय देते हुए बीच में एक पंखा लगा दिया। उसने क्या किया, एक पंखा लगा दिया और उस पंखे की मदद से जो खाली बॉक्स होते थे वो उड़कर बाहर निकल जाते थे। भरे हुए बॉक्स ये उस कन्वेयर बेल्ट पर आगे चलते थे। इससे उसने कम लागत में ही सारी समस्या का समाधान कर लिया। जबकि जो प्रबंधक थे वो क्या कर रहे थे, एक स्कैनर लगा रहे थे 5 लाख रुपए की लागत का। लेकिन कर्मचारी ने सिर्फ एक पंखे की मदद से ही, एक टेबल फैन की मदद से ही सारी समस्या का क्या कर दिया, समाधान कर दिया। उसने अपने इनोवेशन से, अपने जो उसकी सोच थी उससे लागत को कम करने का कार्य किया। देखिए, संस्था का पैसा बचा, लागत बची, खर्चा बचा। इससे संगठन को क्या हुआ, लाभ हुआ। तो संगठन को ऐसे व्यक्ति जो इस प्रकार की नई सोच के साथ कार्य करते हैं उन्हें और आगे प्रोत्साहित करना चाहिए। फेयोल का मानना है कि कर्मचारियों को सुधार के लिए अपनी योजनाओं के विकास एवं उनको लागू करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। पहल क्षमता का अर्थ है स्वयं अभिप्रेरणा की दिशा में पहला कदम उठाना। स्वयं अभिप्रेरणा की दिशा में पहला कदम उठाना, कुछ नया सोचकर उसके अनुसार कार्य करना। अच्छी कंपनी वह है जिसमें उन पहल क्षमता सुझावों को पुरस्कृत किया जाता है जिनके कारण लागत समय में ठोस कमी आए। ऐसे कार्य जिनके कारण लागत में भी कमी आए और समय में भी कमी आए, ऐसे सुझावों को संगठन के प्रबंधकों को अपनाना चाहिए और उन्हें मान्यता प्रदान करनी चाहिए, साथ ही साथ उन्हें पुरस्कृत भी करना चाहिए। इससे कर्मचारी प्रेरित और संतुष्ट होंगे। इससे कर्मचारी क्या होंगे, प्रेरित भी होंगे और संतुष्ट भी होंगे। आगे देखते हैं बच्चों, सहयोग की भावना। देखिए, इसे टीम भावना के रूप में भी जाना जाता है। कई संगठन ऐसे होते हैं जो कि टीम भावना से काम पर बल देते हैं। आपने अपने विद्यालय में भी देखा होगा, कई बार आपके टीचर्स आपको टीम के रूप में काम करने के लिए प्रेरित करते हैं कि आपको प्रोजेक्ट दिया जाता है स्कूल में और ये कहा जाता है कि आप 5 लोग मिलकर, 5 बच्चे मिलकर इस प्रोजेक्ट को पूरा
करेंगे। तो ये क्या है, ये टीम भावना के साथ काम करने की भावना आप में डेवलप की जा रही है कि आप एक टीम में काम करें, एक टीम के रूप में आप उस प्रोजेक्ट को पूरा करें। अब आप पांचों बच्चे मिलकर उस प्रोजेक्ट पर पूरे तत्परता के साथ जुट जाते हैं। अलग अलग तथ्य आप पांचों बच्चे इकट्ठा करते हैं और एक अच्छा प्रोजेक्ट पूरा कर लेते हैं, अपना प्रोजेक्ट तैयार कर लेते हैं। यही कंपनियों में भी होता है कि कई कार्य ऐसे होते हैं जो कंपनियां एक टीम को, एक समूह को दे देती है कि इस समूह को ये इतना कार्य करना है। यदि उनमें आपसी सहयोग है, टीम भावना है, तो वो कार्य आसानी से हो जाता है। जैसे एक कंपनी में 100 प्रोडक्ट उत्पादन का कार्य 10 लोगों को दिया गया। प्रत्येक को कितना उत्पादन करना है, 10-10 प्रोडक्ट का उत्पादन करना है। यदि उनमें टीम भावना है तो देखिए उनमें से एक व्यक्ति बीमार हो जाता है और 9 व्यक्तियों को ही अब कितना उत्पादन करना है, 100 उत्पादन करना है। यदि उनमें टीम भावना है तो ये 9 व्यक्ति मिलकर पूरा 100 का उत्पादन कर लेंगे, अन्यथा ये अपने 10 पीस का ही निर्माण करेंगे तो टोटल कितना प्रोडक्शन हुआ, 90 पीस का ही, 90 प्रोडक्ट का ही उत्पादन हो पाया। लेकिन इनमें आपस में सहयोग करने की भावना थी, टीम भावना से ये पूरा समूह कार्य करता था। तो इन 9 लोगों ने ही मिलकर पूरे प्रोडक्ट उत्पादित कर दिए। उस 10वें व्यक्ति का कार्य भी इन लोगों ने मिलकर संपादित कर दिया। तो ये जो टीम भावना होती है यह भी एक महत्वपूर्ण प्रबंध का सिद्धांत है। फेयोल के अनुसार प्रबंध को कर्मचारियों में एकता एवं पारस्परिक सहयोग की भावना को बढ़ावा देना चाहिए। कर्मचारियों में एकता से काम करने और पारस्परिक एक दूसरे का सहयोग करने की भावना विकसित करनी चाहिए। सहयोग की भावना के पोषण से समूह के सदस्यों में पारस्परिक विश्वास एवं अपनेपन की भावना पैदा होगी और जब सहयोग की भावना विकसित होगी तो इससे वो एक दूसरे का सहयोग करना भी सीखेंगे, उनमें आपस में विश्वास और अपनेपन की भावना पैदा होगी जिससे संगठन को ही लाभ होगा। किसी संगठन की सफलता कर्मचारियों के परस्पर सहयोग की भावना पर निर्भर करती है और कोई भी संगठन तभी सफल हो सकता है जब कर्मचारी एक दूसरे का सहयोग करें, सहयोग की भावना से काम करेंगे तो संगठन अपने लक्ष्यों को शीघ्रता से प्राप्त कर लेगा। यह सिद्धांत एकता ही शक्ति है पर आधारित है। एकता ही शक्ति है की बात पर यह सिद्धांत आधारित है। एकता में ही, संगठन में ही शक्ति होती है। बच्चों आप उस कहानी को जानते हैं जहां पर एक लकड़ी को आसानी से तोड़ दिया जाता है और जब 5 लकड़ियों का समूह बना दिया जाता है तो उसे नहीं तोड़ा जाता। तो एकता में ही शक्ति होती है, उस सिद्धांत पर यह कार्य करता है। आगे है फेयोल के 14 सिद्धांतों की प्रासंगिकता। बच्चों देखिए हेनरी फेयोल ने जो सिद्धांत दिए वो काफ़ी पहले दिए थे। आज के समय में उनकी क्या प्रासंगिकता है, आज के समय में वो सिद्धांत किस रूप में काम में लिए जा रहे हैं, इस पर हम चर्चा कर रहे हैं। आइए देखते हैं। पहला सिद्धांत है कार्य विभाजन। देखिए जब ये सिद्धांत बने तब उन्होंने कर्मचारियों के कार्य रूपांकन में विशिष्टता पर बात कि भाई कर्मचारियों का जो कार्य होता है वो विशिष्ट होना चाहिए, यानी उन्हें कामों का बंटवारा किया जाना चाहिए और जो जिस काम को करने में सक्षम है उससे वही कार्य करवाना चाहिए। अब क्या होता है, कर्मचारियों के कार्य रूपांकन में सामान्यकरण। अब ये होता है कि कर्मचारी को हर कार्य आना चाहिए, इसके लिए उसे एक कार्य में कुछ समय रखा जाता है, कुछ अवधि के बाद में जब वह उसमें पारंगत हो जाता है तो उसे दूसरी कार्य को प्रदान कर दिया जाता है, दूसरे कार्य में लगा दिया जाता है और उसे उस कार्य से भी क्या है अवगत कराया जाता है ताकि वह उस कार्य में भी विशेषज्ञ बन जाए। उसे उस कार्य से संबंधित प्रशिक्षण भी प्रदान किया जाता है। तो कार्यों का विभाजन तो अभी भी किया जाता है लेकिन अब उसको कई कार्यों को दे दिया जाता है, उसके कार्यों का सामान्यकरण किया जाता है। अधिकार एवं उत्तरदायित्व। देखिए तब वह प्रबंधकों को अधिकार प्राप्त है की बात करता था कि भाई प्रबंधकों को अधिकार प्राप्त हैं, प्रबंधकों के पास ही अधिकार हैं। अब इसी सिद्धांत को किस रूप में अपनाया गया है कि कर्मचारियों के पास शक्तियां हैं। आज की तारीख में कर्मचारियों के पास भी शक्तियां हैं, यानी अधिकारों का क्या हुआ है, विकेंद्रीकरण हुआ है। अधिकार प्रबंधकों के पास भी थे
और अभी भी हैं, लेकिन कुछ अधिकार उन्होंने कहाँ तक पहुँचा दिए हैं, अपने कर्मचारियों को दे दिए हैं। और उसके साथ साथ उन्हें क्या प्राप्त हुआ है, उत्तरदायित्व भी, उनकी जिम्मेदारियां भी दी गई हैं। अनुशासन, औपचारिक नियंत्रण, तब औपचारिक नियंत्रण होता था अनुशासन के रूप में, और अब अनौपचारिक नियंत्रण है। उस समय औपचारिक था, अब अनौपचारिक नियंत्रण होता है, समान नियंत्रण होता है। देखिए ये जो अनुशासन है वो सभी स्तरों पर समान रूप से लागू होता है। निर्देश की एकता, देखिए बच्चों, तब कार्यों की एक योजना और एक प्रबंधक होता है। यानी उस समय ये कहा जाता था कि एक कार्य के लिए एक अध्यक्ष होना चाहिए और एक योजना पर एक टीम काम करे। लेकिन अब कार्यों की बहु योजनाएं, जिसमें कई प्रबंधक होते हैं, कार्यों की बहुत सारी योजनाएं होती हैं और उसके लिए कई प्रबंधकों की आवश्यकता होती है। तो इस सिद्धांत में भी अब कुछ परिवर्तन आया है। आगे देखते हैं आदेश की एकता का सिद्धांत। देखिए तब क्या होता था, अधीनस्थ कर्मचारी केवल एक उच्च अधिकारी को प्रतिवेदन करते थे। यानी एक अधीनस्थ जो कर्मचारी था वह एक अधिकारी से आदेश लेता था और उसी को सूचना प्रदान करता था। अब कई प्रबंधकों को प्रतिवेदन करता है, अब उसे अलग अलग कार्यों के संबंध में अलग अलग प्रबंधकों को क्या है, प्रतिवेदन प्रदान करना होता है। छठा, व्यक्तिगत हित का सामान्य हित के लिए समर्पण। देखिए सामान्य हित मतलब संगठन के हित, कर्मचारी संगठन के प्रति समर्पित हैं। उस समय ये कहा गया कि जो कर्मचारी हैं वो संगठन के प्रति समर्पित हैं, जबकि अब क्या कहा जाता है कि कर्मचारी संगठन के प्रति और संगठन कर्मचारियों के प्रति समर्पित है। संगठन कर्मचारियों के प्रति तथा कर्मचारी संगठन के प्रति समर्पित है, ये भावना विकसित होने लगी है। कर्मचारियों का प्रतिफल और वेतन, इस सिद्धांत के संबंध में उस समय ये विचार थे कि न्यायोचित प्रतिफल भुगतान प्रणाली होनी चाहिए, जबकि अब क्या है, निष्पादन आधारित प्रतिफल प्रणाली पर बल दिया जाता है। जो जिस प्रकार से निष्पादन करेगा, उत्पादन करेगा, कार्य करेगा, उसी हिसाब से उसे क्या मिलेगा, वेतन प्राप्त होता है। जितना कुशलता के साथ कार्य करता है उसी हिसाब से उसे क्या है, वेतन मिलता है। आगे देखते हैं सोपान श्रृंखला, तब सोपानिक औपचारिक संप्रेषण माध्यम पर बल दिया गया कि औपचारिक संप्रेषण माध्यम होता है एक अधीनस्थ और एक अधिकारी के बीच में एक जो क्रम है वो निर्धारित क्रम में ही औपचारिक संप्रेषण होना चाहिए, जबकि अब कम औपचारिक संप्रेषण माध्यम, अब जो अधीनस्थ हैं वो सीधे अपने प्रबंधक से संपर्क कर सकते हैं, कम औपचारिक यह संप्रेषण माध्यम हो गया है। केंद्रीकरण व विकेंद्रीकरण, तब निर्णय ऊपर लिया जाता है और जो नीचे स्तर पर जाता है। उस समय क्या होता था, निर्णय ऊपर लिया जाता था और वही निर्णय कहाँ जाता था, नीचे स्तर तक जाता था। अब कार्य के उपयुक्त तदर्थ निर्णय लिया जाता है, अब कार्य के अनुसार तुरंत निर्णय ले लिया जाता है, निचले स्तर पर भी निर्णय ले लिया जाता है। अब अधिकारों का क्या हुआ है, विकेंद्रीकरण हुआ है। व्यवस्था, नियंत्रण हेतु आंतरिक सूचना प्रणाली, जबकि अब क्या है, समन्वय हेतु आंतरिक सूचना प्रणाली। पहले नियंत्रण हेतु सूचना प्रणाली थी, जबकि अब क्या है, समन्वय हेतु यह सूचना प्रणाली विकसित की गई है। समता, दयालुता के द्वारा प्रतिबद्धता प्राप्त करना, जबकि इसी सिद्धांत में अब क्या हो रहा है, स्वामित्व भावना से प्रतिबद्धता प्राप्त होना। यह बताया जाता है कि सभी कर्मचारी संगठन के क्या हैं, स्वामी हैं और उनमें स्वामित्व भावना से वो प्रतिबद्ध होकर कार्य करें, ये उनमें विकसित गुण किया जा रहा है। कर्मचारियों के कार्यकाल के संबंध में तब क्या था, कर्मचारियों को प्रशिक्षण एवं संगठन में टिके रहने के लिए प्रोत्साहित करना, उनको प्रशिक्षण देकर और संगठन में टिके रहने के लिए प्रोत्साहित किया जाता था। अब कर्मचारियों का निरंतर प्रशिक्षण एवं विकास पर जोर दिया जाता है। कर्मचारियों को निरंतर रूप से प्रशिक्षण दिया जाता है, उनके विकास पर जोर दिया जाता है ताकि कर्मचारी संगठन में रहें।
पहल क्षमता, प्रबंधक नए नए विचारों पर गौर कर उनका क्रियान्वयन करते हैं। देखिए तब की स्थिति में प्रबंधक ही नए नए विचारों पर गौर करते थे और उसके अनुसार कार्य करते थे, जबकि अब कर्मचारी नए नए विचार लाते हैं तथा उनका क्रियान्वयन कराते हैं। अब कर्मचारी भी नए नए विचार ला रहे हैं, पहल कर रहे हैं और उनको लागू भी करवाते हैं। सहयोग की भावना, देखिए तब के समय में कर्मचारियों में उच्च मनोबल बनाए रखना अनिवार्य है, इस पर बात की जाती थी। आज की तारीख में कर्मचारियों का मनोबल बनाए रखना उतना अनिवार्य नहीं है। कर्मचारियों का मनोबल बनाए रखना उतना अनिवार्य नहीं है, वह स्वतः ही मनोबल उनमें विकसित हो जाता है। वो स्वतः ही संगठन के लिए कार्य करने के लिए प्रेरित होते हैं। जब उन्हें टीम के रूप में काम दिया जाता है वो वैसे ही टीम भावना से कार्य करते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि यदि संगठन के उद्देश्य पूरे होंगे तो उनका व्यक्तिगत हित भी पूरा होगा। इस भावना के साथ वो स्वतः ही स्वप्रेरणा से ही संगठन के लक्ष्यों को पूरा करने के लिए लगे होते हैं। आगे देखते हैं बच्चों, फेयोल बनाम टेलर तुलना। देखिए हेनरी फेयोल और टेलर इन दोनों ने ही प्रबंध के सिद्धांतों के बारे में अपनी अपनी अवधारणा दी। एक ने प्रबंध के सिद्धांत प्रतिपादित किए, प्रशासनिक प्रबंध के बारे में बताया, और एक ने वैज्ञानिक सिद्धांत, वैज्ञानिक प्रबंध के बारे में बताया। इन दोनों के बीच में अब हम तुलना कर रहे हैं। आइए किन बिंदुओं पर तुलना कर रहे हैं। पहला बिंदु है परिप्रेक्ष्य स्तर और संदर्भ। देखिए हेनरी फेयोल ने प्रबंध के उच्चतम स्तर, जो प्रबंध का उच्चतम स्तर था उसकी बात की। उन्होंने उच्चतम प्रबंध के स्तर पर ही अपने सिद्धांत दिए। जो भी सिद्धांत हैं वो प्रबंध के उच्चतम स्तर पर आधारित हैं, जबकि एफ.डब्ल्यू. टेलर निम्न स्तर को ध्यान में रखकर बात करते हैं। वो निम्न स्तर के जो कर्मचारी हैं, श्रमिक हैं, उनको ध्यान में रखकर बात करते हैं। आदेश की एकता, हेनरी फेयोल आदेश की एकता के कट्टर पक्षधर थे, जबकि जो टेलर थे वो कार्यात्मक फोरमैनशिप के माध्यम से एक श्रमिक को 8 विशेषज्ञों से सलाह दिलवाने पर बल दिया करते थे। वो आदेश की एकता को उन्होंने महत्वपूर्ण नहीं माना था। इसको महत्वपूर्ण नहीं माना क्योंकि कार्यात्मक फोरमैनशिप में एक श्रमिक 8 विशेषज्ञों से आदेश प्राप्त करता है। यह टेलर की कार्यात्मक फोरमैनशिप में बात की थी। हमने देखा भी था कि वहाँ पर एक जो श्रमिक है वह नियोजन और उत्पादन शाखा के जो 4 विशेषज्ञ होते हैं उनसे क्या लेता है, सलाह लेता है, उनकी बात को, उनकी राय को मानता है। प्रयोजनीयता लागू होना, देखिए हेनरी फेयोल के जो सिद्धांत है वो सार्वभौमिक हैं, उपयुक्तता अधिक लोचशील हैं, सार्वभौमिक उपयुक्तता लिए हुए हैं और अधिक लोचशील वो सिद्धांत हैं। जबकि जो एफ.डब्ल्यू. टेलर के जो सिद्धांत हैं वो विशिष्ट स्थितियों में उपयुक्त हैं, विशेष परिस्थितियों में ही उनको उपयोग में लाया जाता है और कम लोचशील है, उनमें परिवर्तन करना बहुत ही कठिन है। रचना का आधार, देखिए हेनरी फेयोल की जो सिद्धांत थे वो उनके व्यक्तिगत अनुभव के आधार पर तैयार किए गए थे। उन्होंने अपने व्यक्तिगत अनुभव के आधार पर इन सिद्धांतों को प्रतिपादित किया जो कि उनके द्वारा एक संगठन में लागू किए गए थे। एफ.डब्ल्यू. टेलर के जो सिद्धांत हैं वो अवलोकन एवं परीक्षण के आधार पर प्रतिपादित हैं। उन्होंने काफ़ी अवलोकन कार्य किया, साथ ही उन्होंने काफ़ी परीक्षण किया। उन्होंने कई मानक इकाइयों के आधार पर अपने सिद्धांत प्रतिपादित किए, अपने सिद्धांत बताए। केंद्र फोकस, देखिए हेनरी फेयोल का जो फोकस था वो कुल प्रशासन में सुधार लाना था, पूरे प्रशासनिक कार्यों में सुधार लाना था, जबकि टेलर का जो फोकस था वो उत्पादकता में वृद्धि करना था। वैज्ञानिक रीति को इस्तेमाल करके उत्पादन में वृद्धि करना, उत्पादकता में वृद्धि करना उनका महत्वपूर्ण लक्ष्य था। व्यक्तित्व, देखिए हेनरी फेयोल क्रियान्वयक थे, पेशेवर थे और सामान्य प्रबंध के जन्मदाता इन्हें कहा जाता है, जबकि टेलर द्वारा जो वैज्ञानिक सिद्धांत दिए गए इसलिए उन्हें वैज्ञानिक सिद्धांत, वैज्ञानिक प्रबंध के जन्मदाता के रूप में माना जाता है, साथ ही उन्हें वैज्ञानिक के रूप में देखा जाता है। अभिव्यक्त सिद्धांत,
देखिए, हेनरी फेयोल ने प्रशासन के सामान्य प्रबंध के रूप में सिद्धांत प्रतिपादित किए। प्रबंधकों के लिए सामान्य सिद्धांत इन्होंने प्रतिपादित किए, जबकि ये टेलर ने वैज्ञानिक प्रबंध के रूप में कुछ विशिष्ट सिद्धांत प्रतिपादित किए। देखिए, इस वीडियो में बच्चों हमने एफ.डब्ल्यू. टेलर और हेनरी फेयोल के सिद्धांतों के बीच में अंतर देखा। हमने फेयोल के महत्वपूर्ण सिद्धांतों पर भी चर्चा की, साथ ही उसकी प्रासंगिकता पर भी हमने बात की कि जब वो सिद्धांत बने थे और आज के समय में उन सिद्धांतों में कितना परिवर्तन आया है, इस चीज़ को हमने इस वीडियो में देखा है। अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।